हाँ भाई भाइयों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि सबको पता ही होगा, इंडिया हार चुकी है 22 रनों से। इस बात का दुख मुझे भी है। थर्ड टेस्ट में 22 रनों से हार चुके हैं, बट एक बात ये नोटिसेबल है कि इंडिया ने लास्ट बॉल तक मेहनत की। रविंद्र जडेजा ने लास्ट बॉल तक मेहनत की। उस दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह 50 बॉलें खेल के गए, 1 घंटा बैटिंग करके गए। उनकी मेहनत नोटिसेबल है। मोहम्मद सिराज ने भी कई हद तक बहुत मेहनत की कि डिफेंस करे, बट ठीक है, लक नहीं था तो कल हार गए 22 रनों से। पर कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन ये है कि आज ये जो कल सीरीज़ थी ना, थर्ड टेस्ट था ना, जो वो अपने इंडिया को जीतना चाहिए था और इंग्लैंड को हारना चाहिए था, क्योंकि हालात ऐसे थे, ज़्यादा चेज़ था नहीं और इंडिया आराम से जीत सकती थी। जहां आपके पास ऐसे बैटर हो, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, और आपको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? इतने अच्छे अच्छे बैटर और बहुत सारे तो फॉर्म में है। 190 का टारगेट चेज़ नहीं कर पाया। माना लॉर्ड्स का ग्राउंड है, बट फिर भी 190 का टारगेट आराम से चेज़ हो सकता था। अगर कोई 40 या 50 भी रन बना के जाता है ना, दो दो तीन तीन बैट्समैन, तो आराम से हो सकता था। बात करते हैं हम कहाँ कम पड़ गए। हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम कहाँ कम पड़ गए। ये मेरा ओपिनियन है। देखते हैं आपको क्या लगता है इस ओपिनियन में। जो भी आपको हो, आप कमेंट करके बताएं और मुझे बताएं आपको क्या लगता है इस बारे में, कि आप मुझसे सहमत है कि नहीं। तो पहली बात करते हैं गिल की। गिल ने देखो दोस्तों, 600 रन तो बनाए, बट ये जो कप्तानी पारी की ज़रूरत थी ना लॉर्ड्स में, कप्तानी पारी की जो ज़रूरत थी ना, वो नहीं है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि आज गिल कुछ करेंगे, गिल कुछ बनाएंगे। भले गिल ने बनाए थोड़े बहुत रन, बट थोड़े और ज़्यादा अगर कर लेते ना तो थोड़े अच्छा हो जाता। क्योंकि देखो, लॉर्ड्स में थोड़ा रन बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी पिच टिल्टेड है, ये सबको पता है। बट रन चेस तुम्हारे पास कम है। अगर उनको दिक्कत हुई है बैटिंग करने में, तो अपने को भी बैटिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर तुम्हारे ये फाइनल डे था सीरीज़ अपना थर्ड टेस्ट में, तो तुम थोड़ा मेहनत कर सकते थे। भले 600 रन की पारी आई है, पर 20-30 रन का और योगदान देते तो टीम की हालत कुछ अलग होती और अपन ये वाली थर्ड टेस्ट जीत जाते। बात करते हैं हम अपना प्लेयर ऑफ द मैच की। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अपने बेन स्टोक्स। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स रहे। बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई परफॉर्मेंस तो उसकी एक नंबर थी। सबको पता है कैसे वो कितनी मेहनत कर रहा था टीम को, दूसरी टीम को स्लेज करने में, खुद की टीम को अपना हौसला दिलाने में। और वो बंदा भाई खुद हेलमेट लेके आगे खड़ा रहा था बैट्समैन के, कि कोई भाई बॉल छूट ना जाए, रन नहीं आ जाए और टीम जीत ना जाए। वो खुद अपनी मेहनत कर रहा था कि उनको जीतने नहीं देना है। यहाँ तक वो आ गया था, थका हारा था, फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच उसको क्यों मिला? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में उसने बनाए 44 रन। जी हाँ दोस्तों, 44 रन। लॉर्ड्स के ग्राउंड पे ये बहुत महत्व देते हैं। 44 रन की पारी बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि लॉर्ड्स के ग्राउंड पे ये रन है ना, 2 या 3 बैट्समैन भी नहीं बना पाते, क्योंकि इसकी पिच ऐसी रहती है। इसने फर्स्ट इनिंग में 44 रन लिए। और विकेट की बात किया तो 2 विकेट लिए, और उसने भी विकेट ऐसे वैसे नहीं, मेन विकेट लिए, जैसे केएल राहुल हो गया, गिल हो गया, ऐसे सबका। और सेकंड इनिंग की बात की जाए तो उसने बनाया 33 रन। 33 रन भी बहुत मायने रखते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपन 20-22 रनों से हारे, वो इसके ही रनों के कारण है और उसकी बॉलिंग के कारण ही हारे। क्योंकि बॉलिंग की बात की जाए तो उसने सेकंड इनिंग में 3 विकेट लिए हैं, हाँ, जिसमें के राहुल भी इंक्लूडेड था, जिसको LBW किया है बेन स्टोक्स ने। तो ये 3 विकेट जो थे ना, क्योंकि इंडिया को पता है ये, और इंग्लैंड को पता है ये रन चेस इतना छोटा है, तो कभी भी कंप्लीट हो सकता है। अगर ये 3 विकेट इसकी तरफ से नहीं आते हैं ना, तो इंडिया 100% जीत जाती। उसमें इंक्लूडेड थे केएल राहुल। अगर केएल राहुल भी रह जाते हैं ना, और दूसरे छोर पे रविंद्र जडेजा, तो इंडिया आराम से जीत जाती। बाकी बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, बेन स्टोक्स, तो भाई वो क्या बोलते हैं, वो हकदार है उसके, बेन स्टोक्स प्लेयर ऑफ द मैच की। कि फर्स्ट इनिंग में 44 रन लॉर्ड्स के ग्राउंड पे और 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 33 रन, 3 विकेट, तो ये हकदार है। उसके बाद बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की, इंग्लैंड के बॉलर की। भाई उन्होंने भी 3 विकेट लिए, और जो भाई सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूँ, 3 विकेट उसने लिए हैं, जिसमें इंक्लूडेड थी यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की बाद में बात करते हैं, पहले जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं। तो भाई जोफ्रा आर्चर ने बता दिया है कि भले वो 4 साल के बाद आए, बट उनका फॉर्म अभी भी वैसा ही तगड़ा का तगड़ा है। और भाई वो अपने बॉलिंग पेस से बता रहे हैं कि भाई उसमें कितनी क्लास है उस बंदे में, और लॉर्ड में वो क्या क्या बता सकता है, कैसे कर सकता है। उसने भाई क्लच किया है, वन हैंडेडली क्लच किया है उसने पूरी टीम के सामने, और 3 विकेट निकाल के गया है। और ये 3 विकेट लॉर्ड्स के ग्राउंड पे बहुत महत्व करती है। बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे थे, तो उनकी फर्स्ट इनिंग पे भी वो डक पे आउट हो गए थे, सेकेंड इनिंग पे भी डक पे आउट हो गए।
तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। जब तुमको पता है कि तुम फर्स्ट इनिंग में कहाँ बॉल कर रहे हो और लॉर्ड्स के ग्राउंड पे अभी आउट हुए हो, तो कम से कम सेकेंड इनिंग पे तो तुम ये मेहनत कर सकते हो कि तुम आउट ना हो और कम से कम योगदान दे के जाओ 10 20 30 रनों का। क्योंकि लॉर्ड्स के ग्राउंड पे 20 30 रन भी बना के जाओ ना, तो तुम्हारा टीम के लिए योगदान माना जाता है। और जहाँ खास करके रन चेज हो 190 का, 190 180 का, क्योंकि यहाँ पे 190 180 का जब टारगेट मिलता है तब पिच बहुत ख़राब होती है, मतलब बैटिंग पिच तो होती ही नहीं है बिल्कुल। तो तुमको ये समझ के रहने का कि भाई सामने वाली टीम नहीं बना पाई तो अपने पे भी ये आ सकता है। तो खास करके डिफेंस में खेलने का और 10-20 रन का भी सब योगदान दे के जाते ना तो हो जाता। बट ठीक है, अभी यशस्वी जायसवाल को तो अपना कोच देख लेंगे, जो होगी अंदर की बात वो अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पे बता देंगे। बट यशस्वी जायसवाल को मेरे हिसाब से बनाने चाहिए था, 10-20 रन की पारी खेलनी चाहिए थी। बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल तो 39 रन बना के गया, उसको देखो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो बंदा अकेला कहाँ तक संभालेगा। क्योंकि देखो फर्स्ट इनिंग में वो बंदा लॉर्ड्स पे 100 बना के गया, सेंचुरी बना के गया, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत अपने को इंडिया को स्कोर में पहुँचने में अच्छा वो योगदान मिला केएल राहुल की तरफ से। सेकेंड इनिंग में भी जब भले 190 का टारगेट था, चेस था, तो भी है ना केएल राहुल 39 रन बना के गया, तो वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं और उसने टीम में अच्छा योगदान दिया, तो उसके लिए तो भाई वो ठीक है। बात करें जाडेजा की, तो जाडेजा भी फर्स्ट इनिंग में 74 रन समथिंग बना के गए, आउट हो गए, बट 74 रन और केएल राहुल के 100 रन ही अपने को उनके 387 तक पहुंचा सके, अपने को नहीं तो अपन नहीं पहुंचते। क्लियरली दोस्तों ये सीधी सीधी बात है कि अगर केएल राहुल और जाडेजा नहीं होते फर्स्ट इनिंग में तो अपन 387 पे भी नहीं पहुंच पाते। सेकेंड इनिंग में भी केएल राहुल 40 बना के गया और जाडेजा 61 पे नॉट आउट रह गया। इनकी वजह से ही अपन वहाँ तक 20-22 रनों तक से हारने वाली पोजीशन पे पहुँचे, नहीं तो वहाँ पे भी अपन नहीं पहुँच पाते। 100% था ये तो, क्योंकि देखो ऋषभ पंत नहीं बना के गया, गिल नहीं बना के गया, और नीतीश कुमार रेड्डी, करुण नायर की तो क्या ही बात करें, वो तो कोई इनिंग में नहीं बना रहे, तो पता नहीं क्या ही उनका फॉर्म चल रहा है। बात करें करुण नायर की, तो करुण नायर भी 14 रन बना के आउट हो गया। यहाँ करुण नायर पे नज़रें थी आज की भाई आज तुम्हारी अच्छी पारी आनी चाहिए, क्योंकि 190 का टारगेट है, तो तुम अच्छी एक साझेदारी निभाओ केएल राहुल के साथ। जो बंदा 39 बना के गया, तुम उसके साथ अगर शायद साझेदारी बनाते तो कहीं ना कहीं ये पारी लंबी चलती और तुम्हारी भी 30-40 रन की एक पारी आ जाती, जो टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और टीम को कहीं और पहुँचा सकती थी। आज जो अपन पोजीशन में है, इंग्लैंड 2 और इंडिया 1, अगर शायद केएल राहुल अच्छा खेल लेता करुण नायर की साझेदारी के साथ और नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेल लेता आज, तो इंडिया 2 पे होती और इंग्लैंड 1 पे होती। बट उसके कारण नहीं हो पाया, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी और करुण नायर तो पता नहीं क्या ठान के बैठे कि हमको रन नहीं बनाने। दोनों इनिंग में दोनों के रन ही नहीं आए। नो डाउट नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने 2 विकेट लिए सेकेंड इनिंग में, बट सामने रन की भी उनको ऐसा अपने को उम्मीद थी टीम को कि रन बनाएंगे आज वो 25-30 रन की पारी वो भी खेलेंगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 13 पे आउट हो गए। जहाँ जाडेजा के साथ साझेदारी निभाने का इंपॉर्टेंट टाइम था, वहाँ पे ये 13 रन बना के सिर्फ आउट हो गए। तो ये कहीं ना कहीं नहीं चलता है और ये टीम ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है जब जसप्रीत बुमराह 50 बॉल खेल सकता है तो आप तो बैट्समैन हो, तो आपको भी कम से कम 50-60 बॉल तो खेलनी पड़ती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 13 रन बना के आउट हो गया, मैंने बॉलिंग कर ली 2 विकेट तो ये सही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद बात करें अपना अंपायर की, तो आजकल ये बहुत इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि भाई अंपायर जो था वो इंग्लैंड का कहीं ना कहीं 12th प्लेयर था, इम्पैक्ट प्लेयर था। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये बात बहुत नोटिसेबल है। आप भी हाईलाइट वाईलाइट देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जब इंग्लैंड अपील कर रहा था बॉलिंग करते हुए और इंडिया बैटिंग कर रही थी, तो अंपायर डायरेक्ट आउट दे रहे थे और उनको मजबूर कर रहे थे कि अगर आपको डाउट है तो इंडिया वालों आप बैटिंग से DRS ले लो, और एक ही अपील में आउट दे रहे थे। और यहीं जब सामने इंडिया वाले बॉलिंग कर रहे थे तो इंग्लैंड वाले बैटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने जब इंडिया वाले अपील करते थे कि भाई ये आउट है तो आउट दे दे, तो वो आउट ही नहीं दे रहा था बंदा, अपना ही वो निभा रहा था कि भाई मुझे इंग्लैंड को सीरीज़ जितानी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था, उसके मन में ऐसा था कि इंग्लैंड को सीरीज़ ये जितानी है कैसे भी करके, भले इन या आउट करके, समझ कैसे भी हो जाए, पर मेरे को इंग्लैंड को ही सीरीज़ जितानी। क्योंकि इंडिया वाले जब भी अपील कर रहे थे वो बंदा अपना अपील दे ही नहीं रहा था आउट की, उनको मजबूर कर रहा था DRS लेने पे, और 1-2 बार तो ऐसा हुआ भी, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। तो ये नोटिसेबल था, तो इस पर थोड़े सवाल उठाए जाने चाहिए मेरे हिसाब से, इन पर सवाल उठाए जाने चाहिए। और एम्पायर के मन में क्या चल रहा था
कि इंग्लैंड को कैसे भी करके जिताना है या इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देना है, ये क्या चल रहा था, वो तो अभी इन पे सवाल उठाए जाने चाहिए। बाकी बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स रहे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए भी ये मैच, कि उन्होंने भी बहुत जनों को प्रूव किया है अपनी काबिलियत। तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच तो डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो वो तो क्योंकि 2 विकेट लिए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट 44 रन, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 33 रन, तो वो तो बहुत अच्छे हैं, सही है। बट कहीं ना कहीं करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। तीनों टेस्ट, अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं, तीनों टेस्ट में एक भी इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बस करुण नायर की एक इनिंग में आई थी 40 रन की, बट वो भी 400 साढ़े 400 रन का चेस था या टारगेट था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि आप टीम को थोड़ा आगे पहुँचाएँ, खास करके कल के हालात में। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस बात में ध्यान देना चाहिए। और इसकी जगह मेरा एक सजेशन है कि करुण नायर की जगह आप श्रेयस अय्यर को खिला दो, क्योंकि करुण नायर जो ये 13-14 रन बना के जा रहा है ना, उसकी जगह श्रेयस अय्यर कम से कम 30-40 रन बना के जाएगा। तो आपके इंडिया को थोड़ा आगे मिलेगा और बूस्ट मिलेगा, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में, रन्स में, और सीरीज़ भी जीत सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा सजेशन है। आपको क्या लगता है वो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले, आगे कुछ भी अपडेट होगा तो आपको वीडियो के द्वारा पहुंचाई जाएगी। थैंक